हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत कार्ल रोजर्स का जो सिद्धांत है, सूचना अधिग्रहण सिद्धांत के आधार पर किस प्रकार व्यक्तित्व का विकास होता है, उसके सीमाओं के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। हे प्रिय दर्शकों, आपसे यही मैं बार बार कहूँगा कि यह सिलेबस है, इसमें हर एक कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब आप क्रम से देखते जाएंगे, किसी सिद्धांत के पूरे वीडियो को क्रम से देखेंगे, तब पूरी बात समझ में आएगी। ये कोई कंपटीशन नहीं है कि आपको सिलेबस पहले से मालूम है, तैयार है, और उसमें से मुख्य बातों को किस प्रकार से समझते हैं, मुख्य बातों को किस प्रकार से घुमा के पूछते हैं, मुख्य बातों को किस प्रकार से रटना है, सिर्फ इसी पर आधारित ऐसा नहीं है मेरा वीडियो। क्योंकि कंपटीशन के पढ़ने का तैयार करने का अपना अलग अंदाज, अलग व्यवहार होता है। सिलेबस को जानने का, पहचानने का, पढ़ने का, समझने का, याद रखने का और लिखने का अपना स्वरूप होता है। इसलिए हे प्रिय दर्शकों, आप अपना बिना समय गवाए किसी विषय को सुव्यवस्थित क्रम ढंग से अगर आप अध्ययन करेंगे, तब उसको धीरे धीरे विशेष रूप से समझते हुए पूर्णता को प्राप्त होंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को क्रम से देखने का प्रयास कीजिए, तब ज़्यादा बेटर होगा। प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पर वीडियो मिलेगा, इससे संबंधित 2-3 वीडियो बना हुआ है। आप उसे क्रम से देखते आएंगे तो इस सिद्धांत की सीमाओं को आप तुरंत समझ जाएंगे। एक ही वीडियो में सब प्रकार की बातें मैं बताने लगूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। जब उतना आप पढ़ने की अगर क्षमता हो जाएगी तो फिर आप स्वयं से ही बहुत कुछ कर सकते हैं, तो फिर मेरे सहयोग की ज़रूरत नहीं होगी या बहुत कम होगी। चलते हम लोग फ़िलहाल में देखते हैं कार्ल रोजर्स का जो सिद्धांत है। मुख्य बात यही था कि व्यक्ति का अनुभव और उसको जो सूचनाएं मिलती हैं, उसी आधार पर वह अपने प्रति दृष्टिकोण अपनाता है और अपने आदर्श के प्रति दृष्टिकोण अपनाता है। उसमें जो चीज़ें उसको अच्छी लगती है उसे स्वीकार करके आगे बढ़ता है, जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती उसे अस्वीकार करके उससे दूर हो जाता है। इस प्रकार से स्वयं के प्रति धारणा विकसित करते हुए अपने आदर्श के प्रति गमन करने का प्रयास करता है। इस प्रकार से उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, जिसके विषय में पूरा डिटेल चर्चा की जा चुकी है कार्ल रोजर्स के सिद्धांत के आधार के रूप में। आप उसको देखिए वीडियो को। फिलहाल में हम लोग चलते हैं इस सिद्धांत की सीमाएं। अगर हम बात करें कार्ल रोजर्स की बात करें तो इसकी पहली सीमा या पहली आलोचना हम लोग देखते हैं। पहला है सूचना एवं अनुभव का सही होना। जो आपको सूचना मिली है, सही है कि नहीं है, इसका कुछ उन्होंने वर्णन नहीं बताया कि सही सूचना को हम किस प्रकार धारण करें या सही सूचना को पहचाने कैसे, ऐसा उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया। सूचनाएं गलत हो सकती है तो हमारा व्यक्तित्व का विकास गलत भी हो सकता है। सूचनाएं सही कैसे हैं, गलत कैसे, इसका उन्होंने पहचान कुछ नहीं बताया। और अनुभव को उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण माना। तो अनुभव की बात उन्होंने ये बताया, जैसे कोई व्यक्ति है चोरी एक घंटे में चोरी करता है और अनुभव में ये पाता है कि मैं ज़्यादा देर तक आराम और ऐशो आराम, नशा पानी इत्यादि सब व्यवस्था कर लेता हूँ। तो अनुभव का एक प्रकार से देखा जाए तो चोर का अनुभव कष्ट का कम है और सुख का ज़्यादा है। और सही व्यक्ति का क्या अनुभव है? सही व्यक्ति का ये कि ज़्यादा वो संघर्ष करता है और मतलब मेहनत, ज़्यादा वक्त तक मेहनत करता है, तब उसके बाद वो सुख पाता है। तो इन्होंने अनुभव को भी सही गलत पहचानने का कोई व्यवहारिक दृष्टिकोण या मूलभूत सैद्धांतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं किया है। सिद्धांत तो देखने में सही लग रहा है, परंतु अगर उसका विशेष रूप से अगर उसका अध्ययन करें तो सूचनाओं का सही या गलत होना, बच्चे के अनुभव का सही और गलत होना, इसका कोई प्रमाण नहीं दिया है उन्होंने। कि कैसे, जैसे कि सबको पढ़ने में कष्ट होता है, लेकिन जो उस अनुभव को, कष्ट के अनुभव को सह लेता है, वह आगे करके व्यक्तित्व का विकास कर लेता है और अच्छा व्यक्ति और अच्छा नागरिक प्रमाणित होता है कि नहीं होता है। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो ये अनुभव की सार्थकता किसमें है? कष्ट वाला अनुभव ज़्यादा व्यक्तित्व का विकास करेगा कि सुख वाला ज़्यादा अनुभव का व्यक्तित्व का विकास करेगा? इन्होंने बताया कि जो उसको अच्छा लगता है वो एडाप्ट कर लेता है। तो एडाप्ट में तो बहुत सारी चीज़ें होती है। ये दोनों धारणा जो है उनके सिद्धांत में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है। यानी सूचनाओं का सही या गलत होना, अनुभव का सही और गलत होना, इसके विषय में सही रूप से, स्पष्ट रूप से कोई धारणा
उन्होंने वर्णित नहीं किया है, नहीं बता पाया है। अगर आप देखिए, ये जो शब्द मैं लिखा हूँ अपने अनुसार मैं लिखा हूँ, इसकी व्याख्या पर आप नज़र ज़्यादा रखिएगा, तब आप इसकी सीमा को समझ सकेंगे और लिख सकेंगे। ये जो मैं लिखा हूँ अपने अनुसार लिखा हूँ, ऐसा ढंग से लिखा हूँ कि मैं ये सोच के लिखा हूँ कि आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाएगी, ताकि हिंट मिल जाए आपको। सेंटेंस कुछ भी चेंज कर लेना, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा है, हाँ, इनका जो सिद्धांत है सही है, लेकिन कोई मानसिक रोगी है उसके सुधार की प्रक्रिया में ज़्यादा उपयोगी होता है, कि उसका क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से अध्ययन करते हुए उसे किसी चीज़ को याद दिलाना या उसके मानसिक असंतुलन को संतुलित बनाने में ज़्यादा उपयोगी होता है। सर्वसाधारण के लिए सिद्धांत ज़्यादा उपयोगी नहीं है या ज़्यादा सार्थक नहीं है, ऐसा इनकी आलोचना की जाती है बता करके। सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है, लेकिन जितना अगर ये उपयोगी मानते हैं उतना नहीं है। हर चीज़ का अपना उपयोग तो है ही, लेकिन रही बात मनोचिकित्सकों में ये ज़्यादा उपयोगी है। सामान्य दिनचर्या में अगर देखा जाए तो यह कोई विशेष महत्व नहीं रखता है, फिर भी अपना इसका महत्व है, क्योंकि यह सिद्धांत सामान्य रूप से ज्ञान और विवेक को भी जागृत करता है। इसलिए इस सिद्धांत का व्यवहार में उपयोग है, लेकिन सबसे ज़्यादा उपयोग मनोचिकित्सक के लिए उपयोग। अगला है आत्म प्रत्यय, आदर्श प्रत्यय। अच्छा, ये बताइए, आप सुंदर हैं ये आप अपने से जान गए? नहीं, दूसरे ने बताया। आप अपने प्रति जो कुछ भी धारणा रखते हो, मैं अच्छा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं तेज हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं विद्वान हूँ, मूर्ख हूँ, जो कुछ भी आपके अंदर धारणा आती है, यह अपने प्रति, यह वास्तव में कहीं न कहीं आपके द्वारा देखा गया है और उसे बार बार इस प्रकार से स्वीकार कर लिया गया है कि लगे कि मैं ही ऐसा हूँ। जैसे आप कोई कहता है कि वो लड़की बहुत सुंदर है, उसको थोड़ी नहीं, वो तो बचपन से ही पैदा हुई, कभी नहीं उसने घमंड किया कि नहीं मैं सुंदर हूँ। समाज ने उसे बताया, फिर बाद में उस लड़की ने एडाप्ट कर लिया पूरी तरह से कि मैं बहुत सुंदर लड़की हूँ। तो वो जो सुंदरता का उसके अंदर जो भाव है, जो विचार बना, वो वास्तव में पहले बाहर से आया, अब बाद में उसको इतना वह अपने मानसिक स्तर में घुमा दिया कि उसे अपना लगने लगा। ठीक, एक तो ये। दूसरा है आदर्श प्रत्यय। आदर्श प्रत्यय का मतलब होता है जो उत्तम रूप में हो, तो जो उत्तम अवस्था में हो, तो वो क्या वही लड़की सबसे सुंदर है? ऐसा नहीं, उससे भी बहुत सारी लड़कियां क्या है, सुंदर हैं। कौन सबसे पीक पर है, कौन सबसे ज़्यादा सुंदर है, वो आदर्श प्रत्यय है। अच्छा, ये बताइए, हर लोगों की अपनी अपनी पसंद होती है और अपना अपना आदर्श होता है। तो ये जो आदर्श ये समाज दिया है ना, आपने तो नहीं न दिया, ये तो समाज में ऑलरेडी पहले से वह कीर्ति स्थापित है, पहले से वह स्थान, पहले से वह नाम, पहले से वह गतिविधि क्या है, निश्चित है। तो यह भी प्रत्यय जो है बाहर से अंदर आता है, और यह भी प्रत्यय समाज द्वारा निर्मित है। समाज ने स्वीकार किया कि फला नाम की लड़की अति सुंदर थी, फला नाम की अभिनेत्री अति सुंदर थी। तो ये जो आदर्श प्रत्यय है या आत्म प्रत्यय है, यह दोनों समाज के वजह से निर्मित होता है, बाहर से अंदर आता है या समाज के द्वारा ही निर्मित किया गया है। और जबकि इन्होंने क्या बताया है कि आत्म प्रत्यय वह स्वयं के में अपने में धारण करता है और अपने अनुसार आदर्श वैसा बनना चाहिए मुझे, वह भी अपने अनुसार व्यक्ति अपने ज्ञान और अनुभव के अनुसार धारण करता है। यही इनके सिद्धांत का फॉल्ट है। इन दोनों को उन्होंने क्या बताया कि व्यक्ति स्वयं ऐसा निश्चित करके अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, जबकि ये दोनों धारणाएं समाज द्वारा स्वीकृत होती है, समाज द्वारा निर्मित होती हैं या समाज के माध्यम से आपके अंदर प्रवेश करती हैं। यह इसके सिद्धांत की आलोचना है या सीमाएं। दूसरा है प्रेरणा परिवर्ती। जैसे आपको मैंने प्रोत्साहन किया, आपने उस क्षेत्र में आप काम करें। उन्होंने प्रेरणा की बात की, उसमें आत्म प्रेरणा और पर्यावरण परिस्थितियों की प्रेरणा की उन्होंने बात की। तो अगर प्रेरणा की बात करें तो प्रेरणा होती है तो कार्य करने की क्षमता या कार्य करने की कुशलता बढ़ जाती है। तो जब प्रेरणा होती है आपको तो वह कार्य आप करते हो। आगे जैसे ही आपने कुछ काम किया, अगर कुछ दूसरी प्रेरणा मिलने लगी तो वो काम छोड़ करके आपने दूसरा काम पकड़ लिया, दूसरा प्रेरणा मिलने लगी कि अच्छा चलो हम साइंस पढ़ेंगे, आगे बन के डॉक्टर बनेंगे। आगे आपने ये देखा कि साइंस समझ में नहीं आई, विज्ञान ज़्यादा, गणित ज़्यादा समझ में आती है, भौतिक ज़्यादा समझ में आता है, तो आपने दूसरा विषय चुन लिया।
अपने लक्ष्य के अनुसार। पहले तो आपकी प्रेरणा कुछ और थी, फिर लक्ष्य के अनुसार आपकी प्रेरणा और थी। प्रेरणा जब परिवर्तित होती है तो उस परिस्थिति में व्यक्तित्व के विकास का स्वरूप क्या होगा, सूचना और अनुभव के आधार पर, इसका इन्होंने कोई व्याख्या नहीं किया। यह भी इनके सिद्धांत की कमियां मानी जाती है। अगला है संगतता की सीमा। इन्होंने ये बताया कि जो संगतता है, ज्ञान, ये कहे संगतता की हम बात करें तो ज्ञान, सूचना और अनुभव, सूचना और अनुभव के संदर्भ में जो आप संगत, अगर सूचनाएं सही है, आपका अनुभव भी सही है, तो दोनों में अगर समानता है तो विकास, व्यक्तित्व का विकास तेज़ी से होगा। अगर दोनों में अंतर है तो व्यक्तित्व का विकास कम होगा या दूसरे ढंग का होगा या नहीं होगा, ऐसा उन्होंने बताया। सिद्धांत में भी डिटेल पढ़ाया जा चुका है। तो इन्होंने संगतता की सीमा, इन्होंने संगतता की किस सीमा तक, अगर दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, ज्ञान भी सही दिशा में है, अनुभव भी सही दिशा में है, तो वह संगतता किस सीमा तक उसको विकास करेगी, उसका उन्होंने कुछ वर्णन नहीं किया। यदि दोनों विपरीत हैं तो किस सीमा तक उसका व्यक्तित्व बिखरा रहेगा, इसका भी इन्होंने वर्णन नहीं किया। यानी संगतता की सीमा का इन्होंने कोई विश्लेष वर्णन नहीं किया है। ये भी इनके सिद्धांत के आलोचना। अगला है समायोजन की प्रवृत्ति कैसी होगी। ज्ञान और अनुभव, ज्ञान, सूचना और उसका अनुभव के आधार पर व्यक्तित्व का विकास होता है, परंतु वह परिस्थितियों के अनुसार आप दूसरे के संग कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे समायोजित होंगे, जैसे किस तरह से आप दूसरे के व्यवहार की अपेक्षा करेंगे या दूसरे के अनुसार किस प्रकार बदल करके आप विकास करेंगे। यानी सूचना और अनुभव में जो समानता होगी वह, उसका स्वरूप बाहरी पर्यावरण से किस प्रकार का होगा, बाहरी पर्यावरण के अनुसार हो जाएगा या बाहरी पर्यावरण को अपने अनुसार बना लेगा। इन प्रवृत्तियों पर इन्होंने कोई टीका टिप्पणी नहीं की या स्पष्ट व्याख्या नहीं किया। यह भी इनकी आलोचना की गई है। भ्रामक स्थिति है, इसलिए भी आलोचना की। अगला है सृजनशीलता का प्रभाव। जैसे हर व्यक्ति जो है अपने अनुभवों के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से कोई नई चीज़ खोजता है, कोई नई चीज़ सुधार करता है या नई चीज़ निर्माण करता है। जैसे काव्य की रचना करना, गीत की, संगीत की रचना करना, नए स्टाइल में नाचना गाना, जो कुछ भी है। तो जो सृजनशीलता की प्रवृत्ति है, जो सृजनशीलता हमको एक नया अनुभव, एक नया अंदाज, नई चीज़ें देती है जो पहले नहीं थी, वो जो सृजनशीलता है उसके आधार पर उसका जो प्रभाव पड़ता है हमारे व्यक्तित्व पर, कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसका भी इन्होंने वर्णन नहीं किया है। मात्र अनुभव और सूचना के आधार पर व्यक्तित्व की बात तो किया, लेकिन अनुभव में जो बिल्कुल नवीन अनुभव है, नया स्वरूप में है, नए रूप में है, नई गतिविधि में है, उस अनुभव का व्यक्तित्व के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसका इन्होंने इस सिद्धांत में वर्णन नहीं किया है। इस प्रकार से यह इनकी बता करके आलोचना की जाती है। मुझे उम्मीद है कि कार्ल रोजर्स के सिद्धांत की सीमाएं या आलोचनाएं आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।